तो स्वागत है आप सभी का सदिश और अदिश वेक्टर एंड स्केलर। ये नया यूनिट हमारा स्टार्ट हो रहा है और इस यूनिट का फिजिक्स में बड़ा रोल है, क्योंकि आप जब तक वेक्टर और स्केलर को नहीं समझ रहे हो तब तक आप फिजिक्स के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। रेगुलर लाइव रहना है, टाइमिंग आप लोग के बैच का बता दिया गया होगा, मैं अलग से आप लोग के बैच में अपलोड भी करा दूंगा, ठीक है। और उस टाइम पे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको रेगुलर क्लास में अटेंड होकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वेक्टर और स्केलर को सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप ये बात समझिएगा कि जो हमारी भौतिकी होती है, जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में अभी हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा हुआ है ना। तो फिजिक्स में अगर बात करोगे, भौतिकी में अगर बात करोगे, तो जो भौतिक राशियां होती हैं वो कुल कितने प्रकार की होती हैं? तो सर आप बोलोगे सर मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, भैया वो तो पढ़ लिए हो, अब थोड़ा और कुछ नया सोचो। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो जो भौतिकी में जो राशियां होती हैं सर, वो बेसिकली हम दो प्रकार से लेते हैं। एक कौन है सर? वेक्टर क्वांट, पहले स्केलर ले लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशियां। क्या है सर? अदिश राशियां। ओके। और दूसरा जो आता है सर हमारा, इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशियां। देखो, जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको कुछ ना कुछ और नया और यूनिक जानने मिलेगा, जो शायद आप किताबों में जान रहे हो या ना जान रहे हो। पर मैं इतना कहता हूं कि अगर आप मेरी क्लास से जुड़े हैं तो आपको एज पर एग्ज़ाम जो लेवल है वो मेंटेन करते हुए चलेंगे। क्लास के बीच में जब चैप्टर चल रहा होगा, आप जाइए, अगर जो बच्चे पहले से भी पढ़े होंगे, एक एक चैप्टर पे हम चैप्टर के बीच में 100 150 एमसीक्यू कवर कर लेते हैं। फिर टेस्ट होगा, टेस्ट का एनालिसिस भी होगा, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज पूरे ऑल हिंदुस्तान में जो क्वेश्चन पेपर आए रहते हैं उसका समावेशन करके मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो कुल मिला के जानदार, शानदार, मज़ेदार, लाजवाब क्लासेस चलने वाली हैं। क्लासेस से जुड़ने के लिए मैंने आप लोग को बता दिया कि भैया न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, और न्यू बैच के इन नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए मेरे भाई, पढ़ाई करते हैं। स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में एक लाइन में हम बात समझते हैं कि भैया वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, इनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इनमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, ओनली अकर मैग्नीट्यूड। इसमें केवल क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड। क्लास में लैंग्वेज को लेकर भी कोई बैरियर नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही लैंग्वेज में क्लास चलती है। नो डायरेक्शन, यहाँ पे कोई दिशा नहीं होती है। इनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। तो इन क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे सर? स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपसे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ सर, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, ताप है, आपको ताप का कोई डायरेक्शन होता है क्या? टेम्परेचर ऐसा थोड़ा भी है भैया, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हर जगह का टेम्परेचर वही है। लेफ्ट का अलग हो जाएगा, राइट का अलग हो जाएगा, डायरेक्शन बदलने से ऐसा संभव है क्या? नहीं। अगर मैं बात करूंगा सर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर भी कैसा है? प्रेशर मतलब दाब। दाब भी कैसी राशि हो गई सर? अदिश राशि हो गई। क्यों अदिश राशि हो गई? क्योंकि प्रेशर का भी कोई अपना डायरेक्शन नहीं है ना। अगर मैं बात करूंगा डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी जिसे आप घनत्व कहोगे, ये भी कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। मैं आपसे बात करूंगा दाब के बाद वॉल्यूम ले ले रहा हूं मैं। वॉल्यूम भी कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे आप आयतन कहते हो। तो सर ये भी कैसा है सर? एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं बोलूँगा मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान भी कैसी भौतिक राशि हो गई सर? तो ये भी एक अदिश राशि के रूप में देखने को मिल गई। ऐसी बहुत सी भौतिक राशियां होती हैं जो अदिश होती हैं, मतलब केवल और केवल इनमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास का एक मैग्नीट्यूड है भाई, 2 किलो, 5 किलो, ये एक मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रही बात है? और मैग्नीट्यूड तो है, बट इसके पास कोई अपना डायरेक्शन नहीं है ना, है ना। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या बोलते हैं सर? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां। सदिश क्या होती हैं? तो चलिए सदिश की परिभाषा सब लोग बता दीजिए, तो सदिश क्या है? सदिश क्या है? सदिश राशियां कौन सी राशियों को हम कहते हैं? प्लीज बता दीजिए सभी लोग, सदिश राशियां कौन सी राशियों को हम कहते हैं? अरे मुझे आप लोग से डेफिनेशन चाहिए, तब तो कुछ नया सीखने मिलेगा ना, ठीक है। ओके, लक्ष्य, मैं इसको देखता हूं, ठीक है।
सैटरडे टेस्ट का रिजल्ट, अच्छा वो वर्ग 2-3 वाला ना, ठीक ठीक, अनाउंस हो जाएगा आज। समय ही नहीं मिला थोड़ा सा, इतना आप लोग का रिजल्ट आया है कि उसको बड़ा प्राउड लगा, मगर कि यार धुआं मचा दिए, एक बार फिर से इतिहास बना दिए। चलिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आप सब लोग को। और एक, हाँ जी, सदिश राशियों का जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, ओके। और कुछ लोग, हाँ, लाइट को भी आप स्केलर में ले लेना, जैसा भी है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमने क्या पढ़ लिया भाई? पहला पॉइंट कि सर इसमें क्या रहना चाहिए? मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें परिमाण होना चाहिए। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू। जैसे मैं बोला ना, मास 2 kg है तो वो उसका वैल्यू है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है। दूसरा सर, इन राशियों में क्या होता है सर? डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास दिशा हो और परिमाण हो, क्या वो सदिश राशियां होंगी? हाँ या ना, प्लीज रिप्लाई वंस। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, वो सदिश राशि होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, सदिश राशि होंगी कि नहीं होंगी? प्लीज रिप्लाई कर लीजिए। यही तो हमने आज तक पढ़ा है ना, कि ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा हो और परिमाण हो वो सदिश राशियां होती हैं। यस सर करके आप लोग रिप्लाई भी कर रहे हो, बहुत सुंदर रिप्लाई कर रहे हो, बट आपका रिप्लाई मुझे अच्छा नहीं लगा। कारण ये है, चलो मैं आपके सामने एक ठो केस रखता हूँ। मैं आपके सामने एक केस रखता हूँ कि मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जो है भैया कोरबा में बन रहा है, आपका रायगढ़ में बन रहा है, या मान लो उड़ीसा में करंट बन रहा है और उसे आप बिहार भेज रहे हो, झारखंड भेज रहे हो। तो पहली बात कि करंट की एक अपनी वैल्यू होती है कि मान लो भाई 5 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का करंट है ना। तो करंट के पास अपनी क्या है? एक वैल्यू है। सदिश राशियों में क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए फोर्स है, ठीक है। सदिश राशियों में एक चीज समझिएगा कि एक फोर्स है, इधर लग रहा है 5 न्यूटन का और इधर लग रहा है 5 न्यूटन का। तो आप ये बात समझ गए कि जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे प्यारे साथियों? वो तो 0 हो जाएगी। मतलब 5 और 5 हमेशा जुड़ के 10 बने, जरूरी नहीं है, क्योंकि भैया इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अगर मैं दोनों साइड से लगा रहा हूँ, लाइक दिस, इस पेन पे मैं दोनों साइड से फोर्स लगा रहा हूँ इक्वल अमाउंट का, क्या ये पेन अपने पोजीशन से मूव कर रहा है? क्या नहीं, पर मैं तो बल तो लगा रहा हूँ। यस और नो? अगर एक साइड का बल ज्यादा होगा तो ये इधर चले जाएगी, इधर का बल ज्यादा होगा तो इधर आ जाएगी। पर अगर मैं दोनों साइड से बल लगा रहा हूं, उसके बावजूद भी कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। और 5 और 5 हमेशा 10 ना होता, 5 और 5 कभी 0 भी हो सकते हैं अगर डायरेक्शन अपोजिट हो। तो भैया बल कैसी राशि हो गई? भैया बल के पास परिमाण है, हाँ है, कितना? 5 न्यूटन का। बल के पास दिशा है, हाँ है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो बल के पास दिशा भी है, बल के पास परिमाण भी है, मतलब बल एक कैसी भौतिक राशि हो गई? सदिश राशि हो गई, नो डाउट। मगर अगर मैं आपसे बोलूंगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की बात कर रहा हूं सर मैं, विद्युत धारा के बारे में आप सोचिएगा कि क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। 5 एम्पियर आप क्या लिखे हो? ये तो उसका मैग्नीट्यूड ही तो लिखे हो। मैं बोलूंगा क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होता है? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। कैसे होता है डायरेक्शन? भैया कोरबा से करंट आपके पास आ रहा है ना, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जा रहा है, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जा रहा है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि करंट का अपना एक तो खुद का डायरेक्शन भी है। तो आप ये बताइए, विद्युत धारा के पास खुद की दिशा भी है, विद्युत धारा के पास खुद का परिमाण भी है। तो क्या विद्युत धारा एक सदिश राशि हुई कि नहीं हुई? आपकी परिभाषा के हिसाब से तो सर जिस भी भौतिक राशि के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाया करती है। तो यहाँ तो इस ससुरे के पास दोनों है, पर फिर भी याद रखिएगा विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसी राशि है? अदिश। अब आपका मुंडी चकरा गया, ये सर क्या कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया? इलेक्ट्रिक करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी था, इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन भी था, दिशा भी था, परिमाण भी था, फिर यह अदिश आपने क्यों लिख दिया? ऐसे ही एक और एग्जांपल कराता हूं सर। टाइम, टाइम में आपको पता है ये बजा 12, इधर बजा 3, इधर बजा 6, ये बजा 9, है ना। टाइम की बात कर रहा हूं। क्या टाइम के पास मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। भाई 2 बज रहा है, 2 बज रहा है तो उसके पास परिमाण है, यस और नो? टाइम के पास मैग्नीट्यूड है, हाँ। 8 बज रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो। टाइम के पास डायरेक्शन भी तो होता है सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पढ़े हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पढ़े हो। तो समय के पास दिशा है, समय के पास परिमाण है, बावजूद समय जो है हमारा वो एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है।
तो ये जो आज तक आप परिभाषा पढ़ते आए हो ना कि सर सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनके पास दिशा हो और परिमाण हो, वहां पर विद्युत धारा और समय इसका विरोध करती हैं, बोलती हैं कि नहीं, हमेशा वाला जो रटा रटाया डेफिनेशन है उसको नहीं पेस्ट करना। हर भौतिक राशि के पास दिशा हो और परिमाण हो तो वो सदिश हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा के पास भी है दोनों, समय के पास भी है दोनों, फिर भी ये लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो सर याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी में आगे से दो नहीं तीसरा लाइन बोलना है। सर तीसरा लाइन क्या है कि सर सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। तो कोई भी भौतिक राशि सदिश राशि तभी कहलाएगी जब उसके पास दिशा हो, उसके पास परिमाण हो और वो सदिश योग के नियम का पालन करे। ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑलवेज ओबे ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आगे से सदिश की परिभाषा में ना मेरे प्यारे भाइयों आप 3 लाइन जोड़ देना, 2 मत बोलना। बच्चों को भी जब आप टीचर बन के पढ़ाना तो ये पूरा डिटेल में पढ़ाना, किताबी परिभाषा मत छपवा देना कि भैया जिनके पास दिशा हो परिमाण हो वो सदिश है। देखो ना, विद्युत धारा के पास दोनों था, समय के पास दोनों था, पर दोनों अदिश की लिस्ट में इनका एग्जाम्पल लिखाया, सदिश में नहीं लिखाया। क्यों? क्योंकि एक तीसरी क्वांटिटी भी है या एक तीसरा फंडा भी है जिसे हम भूल जाते हैं कि सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनके पास दिशा हो परिमाण हो और वो सदिश योग के नियम का पालन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये बल की स्थिति थी, फोर्स की बात कर रहा था मैं, तो भैया सदिश योग का नियम क्या होता है? सदिश योग का नियम बोलता है कि 5 और 5 जुड़ के 10 भी हो सकते हैं अगर वो एक ही डायरेक्शन में है, और 5 और 5 जुड़ के 0 भी हो सकते हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो यहां से आप ये बात रिलेट कर पा रहे हो कि सर बल जो था 5 और 5 अपोजिट डायरेक्शन में आने से ये +5 हुआ, अगर लेफ्ट से राइट वाला तो ये -5 हुआ, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब बल कैसी राशि हो गई? सर एग्जाम्पल में अगर मैं देखूंगा तो बल जो फोर्स है वो एक कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। बात समझ में आ रहा है? त्वरण जो होगा हमारा एक्सेलरेशन वो कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी, है ना। मैं बात करूंगा संवेग, है ना, मोमेंटम, सब कैसी राशि है? सदिश राशि है। इनके पास दिशा भी है, परिमाण भी है और सदिश योग के नियम का पालन भी कर रही है कि 5 और 5 जोड़ के हमेशा 10 नहीं होता। पर देखो विद्युत धारा के केस में ऐसा होगा क्या? सर मान लीजिए 5 एम्पियर करंट यहां से आया है लेफ्ट से राइट और 5 एम्पियर करंट राइट से लेफ्ट आया है, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या ये 0 एम्पियर होंगे क्या? सर तब जो नेट करंट आएगा ना सर वो 10 एम्पियर का हो जाएगा, जबकि डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये सदिश राशियां रहती, आप जाओ ना, आप एक टोक वायर पकड़ लेना, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, आप जाके पकड़ के देखो, आपका ऐसे बाल खड़ा हो जाएगा डबल स्पीड से। क्यों? क्योंकि वो 5 और 5 0 नहीं होंगी, वो क्या हो जाएंगी? 10। मतलब डायरेक्शन अपोजिट होने के बाद भी ये लोग जुड़े हैं, तो ये लोग एल्जेब्रिक समीशन शो कर रही हैं, मतलब बीजगणितीय योग के नियम का पालन कर रही हैं, सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रही हैं। इसीलिए आपका विद्युत धारा के पास दिशा भी था, परिमाण भी था, बावजूद उसके उसने सदिश योग के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए वो कैसी राशि हो गई? अदिश राशि होगी। इलेक्ट्रिक करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर समय के बारे में पता है, समय के पास दिशा भी है परिमाण भी है, पर समय कभी रिवर्स में जाएगा क्या? मतलब 2 सेकंड बढ़ सकता है समय, 2 सेकंड कभी पीछे जा सकता है क्या? माइनस में सब पॉसिबल है, समय नहीं है, समय कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, इसलिए सदिश योग के नियम का कभी पालन करेगा ही नहीं। वो कैसी राशि हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो दोस्तों सदिश और अदिश अब एकदम डिटेल में क्लियर हुआ। आगे से आपसे कोई भी पूछे कि भैया क्या है सदिश क्या है अदिश, तो आपको सदिश में 3 चीजें बतानी है, दिशा है, परिमाण है और सदिश योग के नियम का पालन भी है। तो हमको भौतिकी में कितनी राशियां पढ़नी होती हैं जी? कितनी राशियां पढ़नी होती हैं? सदिश हो गया और अदिश हो गया। बेसिकली ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि सर 2 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर एंड स्केलर, पर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो कुछ तो नया पढ़ेंगे। तो सर यहाँ पर एक और राशि जोड़ लीजिए, इसको यूपीएससी और दुनिया भर के लेटेस्ट एग्जाम पूछ रहे हैं। ये एक और राशि आ गई सर, प्रदिश राशि। इसे हम नाम देते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या नाम देते हैं सर? टेंसर क्वांटिटी। ये भी एक तीसरी राशि है। क्या है सर टेंसर क्वांटिटी, इसकी क्या परिभाषा है? तो सर पहली बात तो ये कि ये विशेष राशियां हैं, ये विशेष सदिश राशियां हैं। इट्स अ स्पेशल, इंग्लिश वाले लिखेंगे दे आर स्पेशल टाइप वेक्टर क्वांटिटी। ये विशेष सदिश राशियां हैं, दे आर स्पेशल वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये अल्प समय में
बृहद परिमाण देती हैं या परिणाम देती हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, they apply for short duration of time and gives a greater impact, they applies for a short duration of times and gives a greater impact। ठीक है, हाँ, they applies for a short duration of time but a greater impact। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनमें क्या होता है सर, समय बहुत कम समय के लिए आरोपित हो बट इनका परिमाण बहुत बड़ा हो जाए, तो उन राशियों को हम क्या बोलते हैं सर, प्रदिश राशियां। उदाहरण के रूप में आपने अभी देखा भैया, भारत वर्ल्ड कप जीता, हर फॉर्मेट में जीता है ना। वर्ल्ड कप देखते हो, क्रिकेट देखते हो, तो उसमें आप देखते हो एक बात, या महेंद्र सिंह धोनी जी का, चलो बाद में बात करेंगे, आप देखते हो कि भैया बॉलर जो होता है, एक तो भैया 150 की स्पीड से आगे बॉल डाल रहा है, 150 माइल्स पर आवर, मतलब लगभग 225 किलोमीटर पर स्पीड से आ रही है बॉल, और बैट्समैन जो होता है उसको हल्का सा फ्लिक कर रहा है ना। बैट्समैन ऐसा, भाई एक तो 150 की स्पीड से आ रही है, उसको जीरो करने में ही बैट्समैन को 150 न्यूटन लगाना है, और उसके बाद अगर उसको डबल स्पीड से बाहर फेंकना है तो बैट्समैन 450 न्यूटन लगाएगा। कहां से 450 न्यूटन लगा लेगा, 70 केजी का बैट्समैन है तो, 70 न्यूटन का बैट्समैन है तो, बात समझ में आ रही है। पर वहां पर हो क्या रहा है, 150 की स्पीड से बॉल आ रही है और बैट्समैन हल्का सा फ्लिक कर रहा है और बॉल 300 की स्पीड से बाहर जा रही है। कोई बॉलर अगर बीच में हाथ लगा रहा है, उसका हाथ फट जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, बॉल और बैट, जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है ना, वो इस तरीके से लाके कर रहा है ना, मतलब वो हाफ सर्कुलर मोशन दे दिया, बल नहीं लगाया उसने, इस बार बल आघूर्ण लगा। वो बल जब वृत्तीय गति का रूप ले लेता है, हमेशा याद रखना, सर्कुलर मोशन या कर्व मोशन होता है ना, तो हम उसे आघूर्ण शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे या कोणीय शब्द जोड़ते हैं, रेखीय गति हो रही है तो वेग, अगर सर्कुलर या कर्व मोशन हो गया तो वो कोणीय वेग, रेखीय है तो त्वरण, सर्कुलर हो गया तो कोणीय त्वरण, संवेग कोणीय संवेग, बल भाई बैट्समैन कैसे किया। और आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए, 10 में से 9 केस में हेलीकॉप्टर शॉट जब लॉन्च हुआ है, बॉल एकदम छक्का ही जाएगी। क्यों? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी लगाते हैं जबरदस्त फिजिक्स। क्या करते हैं वो, कि जब वो हेलीकॉप्टर मार रहे होते हैं, जैसे बाकी बैट्समैन क्या करते हैं, यहां तक ले जाकर छोड़ देते हैं हाफ सर्कल, धोनी जी क्या करते हैं कि भैया पूरा घुमाते हैं ना हेलीकॉप्टर में, जब पूरा घुमाते हैं तो वो डबल सर्कल कंप्लीट कर दिए। दैट्स वाई इंपैक्ट का मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है, और इसलिए उनके बैट से जब टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, जिसे बल आघूर्ण बोलते हैं, वो इतना ज्यादा रहता है कि बॉल बैट का कनेक्शन होने के बाद बॉल बाउंड्री के बाहर जानी लगभग तय है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो वो जो हेलीकॉप्टर शॉट है वो अपने आप में एक फिजिक्स का बहुत शानदार उदाहरण है कि हर बार हेलीकॉप्टर कोई भी मारता है तो छक्का ही क्यों जाता है, कभी सोचे हो? कारण क्या है? इट्स अ ब्यूटीफुल टाइप ऑफ फिजिक्स। हर बैट्समैन इतना लेके छोड़ देता है और धोनी क्या कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सर्कल घुमा दे रहे हैं, तो डबल इंपैक्ट या डबल टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? ध्यान से समझिएगा। तो आगे से याद रखिएगा, प्रदिश राशियां क्या है? ऐसी राशियां जो बहुत कम समय के लिए लगे। सदिश राशियां, जैसे बल एक सदिश राशि है, पर ऐसा बल जो बहुत कम समय के लिए लगे, जैसे बैट और बॉल का कनेक्शन सर 1 सेकंड से भी कम समय का था, पर वो बॉल एकदम भनभनाते हुए छक्का निकल गई, तो वहां पर क्या हुआ? प्रदिश राशि आई, सदिश नहीं आई। और ऐसी प्रदिश राशियों में अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे? तो सर पहला एग्जाम्पल होगा जहां भी आघूर्ण शब्द आ जाए, जैसे बल आघूर्ण। आप फिजिक्स में नाम सुनते हैं बल आघूर्ण, इसे हम क्या नाम देंगे सर? टॉर्क। अंग्रेजी में बोलेंगे टॉर्क। ठीक, मैं बोलूंगा इंपल्स। इंपल्स बोले तो आवेग। आवेग भी कैसी राशि है? प्रदिश राशि है। मैं बोलूंगा सर जड़त्व आघूर्ण, है ना, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी की सारी हमारी क्या है जी? ये सभी के सभी हमारी प्रदिश राशियां हैं। तो जिन भी फिजिकल क्वांटिटी में आघूर्ण शब्द जोड़ दिया जाए, समझ लेना प्रदिश राशि के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? प्रदिश राशि के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए टेस्ट सीरीज जारी कीजिए। हाँ, मैं चालू कर दे रहा हूँ दोस्त, मतलब 1-2 दिन बस इस हफ्ते में चीजें शॉर्ट आउट करके, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, जितने भी स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो, ठीक है, सबके लिए भैया टेस्ट सीरीज आप लोग की इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, ठीक है राकेश? हाँ, राकेश रॉय, अच्छा नाम है।
टेस्ट सीरीज आपके इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट का चालू होगा, क्योंकि मैंने बोल रखा है भाई इस बार मैं बहुत ज़्यादा जोरदार मेहनत करने वाला हूँ। बहुत मतलब इतना मेहनत कि आप ये मान के चलेगा कि शायद हिंदुस्तान में उस स्तर पे कोई मेहनत ना करे। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को मेंटेन करूंगा। ठीक, समर्पित हो गया हूँ भाई इस बार, क्योंकि जीरो पर हूँ। आपसे ही ऊर्जा मिलनी है। आप हैं तो हमारा अस्तित्व है। 4 साल का पूरा मेहनत हवा की तरह उड़ गया है। ठीक है, नए यूट्यूब पे सब कुछ एकदम अर्श से फर्श पर आ गए हैं। ठीक है, कभी स्टेट के सबसे रिनोन्ड नेम में से एक थे, जहाँ जाते थे प्यार आशीर्वाद बेतहाशा आपका हमेशा मिला है, और यही तो मेरी ताकत बन जाती है कि आज भी आपका प्यार आशीर्वाद वैसे ही मिलता है। तो मैं क्यों टूटूं, है ना। उतार चढ़ाव जिंदगी में होते रहता है। सब खोने के बाद आपको नहीं खोया हूं, बस इसलिए मैं फिर से मेहनत करूंगा, और इस बार और मेहनत करूंगा। बस आप अपना साथ बनाए रखना, क्योंकि आपका साथ छूटेगा तब फिर मैं टूट जाऊंगा। और मैं वो एक ब्रिज हूं ना, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चों को बड़े सपने देखने और उनको पूरा करने में ना मदद करता है। तो जिस दिन मैं टूटूंगा वो बहुत सारे सपने टूटेंगे। तो टूटने मत देना, प्यार भरोसा बनाए रखना। बाकी दोस्तों को भी बोलो कि भैया सच में सिलेक्शन लेना है, जुड़ के पढ़ें। इस बार दिल से बोल रहा हूं, बहुत शानदार पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, शायद मैं अपने पूरे जीवन का जितना भी मेरा संचय है वो मैं आपके ऊपर इस बार समर्पित करूंगा। तो आपने ये बात समझ लिया कि भैया भौतिकी में राशियां जो होंगी वो 3 प्रकार की होंगी। अदिश राशियां जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, सदिश राशियां जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो अप करेंगे। और तीसरा होती है प्रदिश राशियां, स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, जो बहुत कम समय के लिए लगेंगी बट लाजवाब परिणाम देंगी। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश वर्गीय कब आएगी? इसी साल रहेगा भाई। वो अचानक भयानक से नोटिफिकेशन निकालेंगे। 2023 वाला आप लोग को याद होगा, 28 दिसंबर को भयंकर से फॉर्म निकाल दिए भक से, और 1 मार्च को पेपर ले लिए थे भाई। 1 मार्च से पेपर चालू हो गया था। वर्गीय की बात कर रहा हूं मैं। 2 महीना नहीं मिला था, और पीजीटी का सिलेबस। तो इसलिए कमर कस के पढ़ते रहिए, मौका लगेगा और हवा उड़ जाएगा फिर सब कुछ। ठीक, क्योंकि ये जो आयोग है ना, इसका काम ही है बच्चों को परेशान करना। हाँ विनोद तिवारी जी, आपका मैसेज सीन हुआ, मैंने आपका रिप्लाई भी कर दिया। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलिए, तो हमने सदिश और अदिश और प्रदिश ये 3 चीजों को पढ़ लिया। कौन कौन से भौतिक राशियां होती हैं, सारी बातें हमारी हो गई क्लियर। तो फिजिकल क्वांटिटी में भौतिक राशियों में 2 प्रकार की राशियां, अदिश और सदिश। अदिश में केवल क्या है? परिमाण। सदिश में क्या है? परिमाण, दिशा और सदिश योग के नियम। तीनों बोलना है, 2 बोल के मत रह जाया करो। ठीक है, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। और इसके उदाहरण में सर दूरी है, डिस्टेंस, चाल है, स्पीड, ताप है, टेम्परेचर, दाब है, प्रेशर, ऊर्जा है, एनर्जी घनत्व है, डेंसिटी, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी या विद्युत धारा, और समय। ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। सदिश राशियों की बात करूंगा तो सर मैंने इसके बारे में आपको बताया कि इसमें 2 नहीं, इसमें 3 चीजें जुड़ती हैं। कौन कौन सी? सर इसमें होता है दिशा मीन्स डायरेक्शन, इसमें होता है परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड, और सदिश योग के नियम का पालन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश योग का नियम का अर्थ क्या है कि भैया 5 और 5 हमेशा 10 नहीं होता, 5 और 5 शून्य भी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों अगर कोई भौतिक राशि पालन करती है तो वो क्या कहलाएगी? सदिश राशि के रूप में कहलाएगी। ठीक है सर, सीजी व्याख्याता का भी टेस्ट सीरीज। हाँ मेरे मित्र, जब टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा व्याख्याता का तो भैया सबका एक साथ ही होगा। ठीक है, जो बच्चे मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, जो बच्चे बिहार से जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं, यूपी से जुड़े हैं, सबका एक साथ जाएगा। और मैं कराने वाला हूँ बड़ा जोरदार, है ना। काम में लगा हुआ हूँ, बस वही है कि थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था सिस्टम। अब तो काम ही इतना करना है कि क्या हेक्टिक क्या है। रोज मेरे ख्याल से मैं 14 से 16 घंटे क्लास लूंगा भाई। आप सोच लीजिए, उसका आधा आप पढ़ लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे टेस्ट का रिजल्ट ठीक है, क्लास कल कर दूंगा मॉर्निंग में। ओके चलो मेरे भाई, क्योंकि सैटरडे टेस्ट में अभी प्राइज मनी रखा जा रहा है ना। ठीक है, पर ईमानदारी से दिया करो यार, टीचर होके चीटिंग करते हो तुम लोग, इसलिए पिछली बार डिसमिस कर दिया था टेस्ट। तुम लोग टीचर बनोगे या सरकारी नौकरी और ये
जेई नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम निकाल लोगे भाई, जो सा भी है, तो मेरे भाई, और आप चीटिंग करोगे तो शोभा नहीं देता, इतने बड़े हो गए हो आप लोग। चलिए, इसमें क्या आएगा सर? विस्थापन। विस्थापन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? डिस्प्लेसमेंट। लैंग्वेज का बैरियर किसी स्टूडेंट को नहीं होगा, मैं खड़ा हूं क्योंकि, तो बाइलैंग्वेज ही क्लास रहेगी, टेस्ट भी बाइलैंग्वेज ही जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेग मतलब वेलोसिटी, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, बल मतलब फोर्स, दे ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी। संवेग मतलब मोमेंटम, आवेग मतलब इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में ही ले रहे हैं, क्यों? वैसे तो टेंसर में भी आ जाता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए लगता है, तो और टेंसर क्वांटिटी होती क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ले लिया गया। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, धारा घनत्व जो था, करंट डेंसिटी, ये यहां गलती से लिखा गया था, ये देखो, विद्युत घनत्व इलेक्ट्रिक डेंसिटी, और ये करंट डेंसिटी। करंट जो होती है वो अदिश राशि होती है, पर धारा घनत्व जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। ये सवाल आप पूछ चुका है एक आध बार, लैब आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है। विद्युत धारा सदिश क्यों है भाई? विद्युत धारा नहीं है, धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी है। पूरा पढ़िए, करंट डेंसिटी जो होती है ना, ये पर यूनिट उसमें वॉल्यूम पे ली जाती है, तो वो फिर स्केलर में नहीं आती, वो वेक्टर पे आ जाती है, ठीक। चलिए, और कोई डाउट किसी को? ओके ओके। चलिए, कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती है जो परिमाण और दिशा द्वारा भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होती। ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या बोलते हैं? प्रतिश राशियां, जैसे जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, ये सारी राशियां। अब आइए सर वेक्टर क्वांटिटी के टाइप देखने, जल्दी से समझ लेते हैं। आज की क्लास नॉर्मल इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। पहला है सर समान सदिश, जिसको आप इक्वल वेक्टर बोलते हो। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि सर दो सदिश मान लीजिए ए और बी वेक्टर हैं, समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो। इक्वल वेक्टर में क्या होगा सर? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। हिंदी में लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। अब देखो, मैं परिभाषा टाइप नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि छोटे बच्चे तो आप है नहीं, नहीं आपको बोर्ड का पेपर देना है, कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, जिन भी भौतिक राशियों की कहना चाहिए परिमाण और दिशा सेम हो जाए, है ना, वो क्या कहलाएंगे सर? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे यहाँ F1 मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का है, इसका भी 10 न्यूटन का है, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, ये भी लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो भैया ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, जिसको आप समान सदिश बोलोगे। अच्छा, ये जो एरो का सिंबल लिया हूं सर, ये वेक्टर का सिंबल कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले सेक्शन की ओर आइए। दूसरा पार्ट होता है सर नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा सर? मैग्नीट्यूड आर सेम, इसमें क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड आर सेम, मतलब ऐसे सदिश जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम रहे, इक्वल रहे, ठीक है, बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, बट इनके डायरेक्शन कैसे रहे? अपोजिट रहे, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? नेगेटिव वेक्टर। डायरेक्शन कैसा हो जाना चाहिए सर? अपोजिट हो जाना चाहिए। तो इसको हम अदिश राशि, सॉरी, ऋणात्मक सदिश के नाम से जानेंगे। वह सदिश जो दिए गए दिशा से परिमाण बराबर हो, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, परंतु दिशा विपरीत हो। जैसे यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम हो गया, बराबर हो गया, पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ये लेफ्ट से राइट लग रहा है, वो राइट से लेफ्ट लग रहा है, मतलब F1 वेक्टर जो है वो F2 वेक्टर माइनस करके लिखाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, इसलिए ये लो नेगेटिव वेक्टर है। तीसरा जो आता है सर, उसे हम बोलते हैं समांतर सदिश, जिसे हम पैरेलल वेक्टर का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे सर? पैरेलल वेक्टर। तो सर दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब उनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम, नॉट कंपलसरी, जब उनके बीच का डायरेक्शन सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे सर? समांतर सदिश कहलाएंगे। तो डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड इज नॉट कंपलसरी टू बी सेम। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो भैया वो तो फिर आपका क्या हो जाएगा? इक्वल वेक्टर कहलाने लग जाएगा। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो जाते हैं, दिशा और परिमाण दोनों बराबर आ रहे हैं, तो वो तो इक्वल वेक्टर हो गया ना। यहां पर क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, पर डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। चौथा आता है सर एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री का। एंटी पैरेलल वेक्टर में एंगल बनेगा 180 डिग्री का, जब दोनों के क्या हो? मैग्नीट्यूड अपोजिट अपोजिट हो, ठीक।
जब क्या हो जाए सर, इस बार भी मैग्नीट्यूड नॉट कंपल्सरी टू बी सेम, बट डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो। यहां पर डायरेक्शन क्या है सर, अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट, बिल्कुल विपरीत हो जाए। हिंदी में लिखा हुआ है दो सदिश ए और बी की दिशा जब विपरीत हो जाए, दिशा क्या हो जाए सर, दिशा विपरीत हो जाए, तो प्रति समांतर सदिश मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, और यहां पर थीटा कितना बनाते हैं ये लोग, 180 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि सेम हो, बट डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाए तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं सर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब ही होता है, नाम से ही क्लियर है, कोलिनियर। को मतलब जब एक से ज्यादा लोग होते हैं, जैसे बोलते हैं ना पायलट एंड को पायलट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो इसका अर्थ ये समझ में आ रहा है कि सर उपराष्ट्रपति वर्ड बोलने का अर्थ है कि भैया वो दूसरे में लग जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो जीत फाउंडेशन क्लासेस नाम था उसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर लेना मेरे भाई आप लोग, अब इसके आगे सत्य लगा देना। तो अब क्लास का नाम जो है सत्यजीत फाउंडेशन क्लासेस करके है। क्या नाम है, सत्यजीत फाउंडेशन क्लासेस। अब जीत फाउंडेशन क्लासेस इस नाम से अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है, वहां पर अब मेरी क्लासेस नहीं चलती हैं। ठीक है, अब नया बिगिनिंग है, आप सबका प्यार आशीर्वाद की जरूरत है कि सत्यजीत फाउंडेशन क्लासेस करके क्लासेस चल रही हैं, यहीं पर अब आपको मेरी पूरी क्लासेस देखने को मिलेंगी। एप्लीकेशन का नाम भी यही रहेगा। ठीक है, चलो, और अब बाकी भी अलग अलग एप्लीकेशंस रहती हैं, वो सब अलग बात है, बट आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है सर कि एरिया ऑफ कोलिनियर वेक्टर हमेशा जीरो होगा। भैया एक लाइन है, इस लाइन की एरिया, भैया एक लाइन पर जब एक ही सरल रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्यरत सदिश अर्थात उनके मध्य आंतरिक कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए, अनुदिश का मतलब होता है सर सेम डायरेक्शन, और विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन। पर ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो जाए, जैसे ए और बी का डायरेक्शन सेम दिख रहा है पर सी का डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है, पर है तो ये तीनों के तीनों एक लाइन पे ना, इस रेडियल लाइन पे ही तो है। तो मेरा यही बोलना है कि सर ऐसे सदिश जिनके डायरेक्शन या तो सेम हो या तो अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, पर अगर वो किसी एक लाइन पर ही एग्जिस्ट कर जाएं तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। को का मतलब एक से ज्यादा और लीनियर का मतलब एक लाइन पे रहने वाले। अब एक बात बताओ, एक लाइन का कोई अपना एरिया होता है क्या, क्षेत्रफल होता है लाइन का? नहीं। जब ये लाइन तीन ओर से जुड़ जाएगी, जिसे त्रिभुज बोलोगे तो उसका क्षेत्रफल निकालते हो, चार लाइनें जुड़ जाएंगी चतुर्भुज बोलोगे उसका क्षेत्रफल निकालोगे, पर एक अकेली सरल रेखा का कोई क्षेत्रफल नहीं होता। इसलिए नोट पॉइंट क्या मिल गया, एरिया ऑफ कोलिनियर वेक्टर हमेशा कितना आएगा, 0। तो कई बार ना न्यूमेरिकली क्वेश्चन आएंगे, बोलेगा कि भैया ए बी सी 3 वेक्टर हैं और आपको बताना है कि किस टाइप के वेक्टर हैं, ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना सर, उनका एरिया निकाल लेना। एरिया कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के, मतलब सारणिक निकाल के, वो सब न्यूमेरिकल आएगा, मैं आपको कराऊंगा ना, परेशान मत होना। ठीक है, और ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं, ये वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। जैसे ए और बी आपस में पैरेलल है, पर ए और सी आपस में एंटी पैरेलल है, बी और सी भी आपस में एंटी पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री भी चलेगा 180 डिग्री भी चलेगा, बस एक रेखा पर होने चाहिए। ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट आते हैं सर प्लेनर वेक्टर, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, को प्लेनर वेक्टर। ठीक, जो एक प्लेन में रहे, जिसमें साफ कह रहा है सर 3 या अधिक सदिश जब समतलीय सदिश कहलाते हैं यदि वे एक ही तल में स्थित हों। दो मुक्त सदिश सदैव समतलीय होते हैं। तो ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में जब दो वेक्टर आने लगे किसी एक पर्टिकुलर एंगल के साथ, तो प्लेन के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे सर, कोप्लैनर वेक्टर। ठीक, शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर, नाम से ही क्लियर है, मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 0। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, इसी को आप मॉड, मॉड का मतलब ये जो लाइन लगा है ना, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अगर वो 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, 0 वेक्टर। याद रखो 0 वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो 0 हो चुका है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन अज्ञात हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, दिशा क्या हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, अज्ञात हो जाती है। तो दिशा अज्ञात है, पर जो इसका परिमाण है वो ज्ञात है, और कितना है, तो 0 है। कितना है, तो सर 0 है। तो ये है 0 वेक्टर। नेक्स्ट आता है सर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक, तो ये यूनिट वेक्टर की क्या खास बात है कि सर पहला पॉइंट कि इसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, देखो इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए का मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, शॉर्टकट में मॉड बोलते हैं, का वैल्यू कितना आया, 1 आया।
तो किसी सदिश को उसके परिमाण से विभाजित करने पर, वो तो खैर परिभाषा बन गया कि अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो सर वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मॉड कर देना। और याद रखना यूनिट वेक्टर हम लोग केवल क्या निकलता है, डायरेक्शन निकालता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो फिक्स है। जीरो वेक्टर में डायरेक्शन अननोन रहेगा। यूनिट वेक्टर का रियल यूज क्या है, तो सर डायरेक्शन डिटरमाइन करने में। अब मेरे प्यारे साथियों मैं छोटी छोटी चीजें आपको सिखाता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये मॉड कैसे निकालते हैं और बाकी सारी चीजें। मान के चलिए सर मेरा ए वेक्टर है जिसको मैं एक्स आई प्लस ऑफ वाई जे प्लस ऑफ जेड के फॉर्मेट में लिखा हूं। अब एक्स वाई जेड क्या है सर, ध्यान समझिएगा। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस और ये है मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों एक्स एक्सिस में जो वैल्यू आती है उसे हम आई कैप कहेंगे, वाई एक्सिस की वैल्यू को हम जे कैप कहेंगे और जेड एक्सिस की वैल्यू को हम के कैप कहेंगे। अगर मुझे ये मॉड ए वेक्टर निकालना होगा तो कुछ मत करना, जो भी ये आई जे के, आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, के का मतलब जेड एक्सिस, में जो सामने के नंबर्स है ना उनको स्क्वायर कर करके जोड़ दिए रहना, उनको स्क्वायर कर करके जोड़ देना, ये उसका मॉड निकालने का हो गया। जैसे मैं आपको उदाहरण दे के समझाता हूं एग्जाम्पल में कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्यारे साथियों ए वेक्टर एक है जिसकी वैल्यू है 2i प्लस ऑफ 3j। एक बी वेक्टर है मेरे पास जिसकी वैल्यू है 1i माइनस ऑफ 4j। एक सी वेक्टर है मेरे पास 2i प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ 4k। ऐसा दिया है, आपको क्या निकालना है, फाइंड, ज्ञात कीजिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है। ऐसे ही बी वेक्टर का मॉड मतलब उसका परिमाण निकालना है, ऐसे ही सी वेक्टर का मॉड मतलब उसका परिमाण निकालना है। चलिए काम में लग जाए। तो सर मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे आएगा, तो सर अंडर रूट लगाइए पहले, जो भी आई जे आ रहे हैं उनको सीधा सीधा उनके सामने का जो नंबर है स्क्वायर कर करके जोड़ते जाइए। तो सर ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 9, टोटल कितना आया √13 यूनिट। बात खत्म, आंसर क्लियर। ऐसे ही मैं बोलूंगा बी वेक्टर का परिमाण मॉड कितना आएगा, बड़ा आसान है सर, कुछ नहीं करना है सर। देखो इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो सर ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -4 है सर, प्लस रहे माइनस रहे, जब आप भी स्क्वायर करते हो पावर में, जब भी इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है, वो वैल्यू अपने आप प्लस ही हो जानी है। तो ये हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर करूंगा तो सर वो होगा 16। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी माइनस पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली उसको फिर हम आयोटा सिंबल से रिप्रेजेंट करने लगेंगे अगर स्क्वायर के अंदर माइनस आया तो। आंसर कितना आ गया √17 यूनिट। ठीक, ऐसे मॉड सी वेक्टर निकालना है बच्चों, अब आराम से क्लियर है। ठीक है, वो मैं फ्लो में बच्चों बोल देता हूँ, कोई बात नहीं है, आप भाई हैं बहन है मेरे दोस्त हैं चलता है। तो ये क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर, 4 और ये 16 20 और 20 और ये 9 कितना हो गया √29 यूनिट। तो किसी भी वेक्टर का दोस्तों आप मॉड निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर निकाल तो सकते हैं। अब एक काम करते हैं सर, थोड़ा लेवल को बढ़ा रहे हैं, थोड़ा लेवल को बढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए सर हमारे पास ए वेक्टर करके एक ऐसा कुछ दिया है 2i प्लस ऑफ 3j और बी वेक्टर हमको दिया है मेरे प्यारे साथियों, क्या दिया है सर 3i प्लस ऑफ 4j, है ना जी। आपसे बोल रहा है फाइंड करने, क्या फाइंड करना है सर, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर निकालो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सर ये जो ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर आया रहेगा ना, इसका मॉड ले लेना। और तीसरा पॉइंट निकालना सर ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। और चौथा निकालना है सर आपको मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। चलिए ये सवाल हो गया, सॉल्यूशन शुरू करें। ध्यान दीजिएगा, कभी भी सर आपके पास अगर 2 वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i प्लस ऑफ 3j, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई सर 3i प्लस ऑफ 4j। आपने क्या करना है, आपने करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है। मतलब ए वेक्टर की जगह पे मैंने क्या रखा 2i प्लस ऑफ 3j और मैंने बी वेक्टर की जगह पे क्या रखा है सर 3i प्लस ऑफ 4j। हमको इनको जोड़ने का है, तो एक काम करिए आई वाले को आई वाले के साथ जोड़िए, तो भैया 2i और 3i कितना हो गया 5i। जे वाले को जे वाले से जोड़िए तो यह 3 और ये क्या हो गया 4 7j। क्यों, क्योंकि जे वाई एक्सिस वाला है, आई एक्स एक्सिस वाला है, तो एक्स वाला एक्स के साथ ही ना जुड़ेगा, वाई वाला वाई के साथ ही ना जुड़ेगा।
बात समझ में आया? तो आपको ए वेक्टर प्लस अब बी वेक्टर की वैल्यू मिल गई, ये पहला पॉइंट हो गया। अब भैया मेरे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल चुका है, तो अब इनका मॉड ना ला लोगे? क्या ही करना है मॉड लाने में? सर जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिला है मॉड के लिए, हम उसको स्क्वायर रूट में डाल के उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 49 और ये हो गया 50 25। 49 और 25 आप जोड़ दो मेरे भाई, कितना आता है देख लिए रहो। तो 9 5 14 का कितना हो गया 4, और 2 4 6 और 1 7, रूट 74 यूनिट हो गया। ऐसे ही मेरे दोस्तों आपसे पूछता ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये करो। तो मेरे भाई ए वेक्टर की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, क्या है? तो सर ये है 2i प्लस ऑफ 3j, और बी वेक्टर माइनस लगा दिया, बी वेक्टर कितना है 3i प्लस ऑफ 4j। हमने क्या कहा, आई वालों को एक साथ रखो, तो सर 2 बीच में माइनस लगा है -3i प्लस जे वालों को एक साथ रखो, तो भैया पहले कौन है 3j है, और ये देखो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके -4 हो गया। तो जब आप बढ़िया सॉल्व करोगे 2 - 3 कितना हो गया -1i, और ये भी सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -1, इस प्लस से मल्टीप्लाई करके -1j। ये आ गया आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू। भैया 2 में से 3 गया -1 बचा, 3 में से 4 गया तो भी -1 बचा। अगर मेरे को इसका मॉड लाना है तो मॉड हमेशा देखो प्लस में ही आएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना हो गया √2 यूनिट हो जाएगा। तो आप किसी भी दो वेक्टर का एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अब मैं यहां पर आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सब लोग को ट्राई करना रहेगा, ये आप सब लोग को ट्राई करना रहेगा कि ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है सर 2i - j प्लस ऑफ 3k, एंड बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है सर -i प्लस ऑफ 2j प्लस ऑफ 2k। ऐसा दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है भाई? दिख तो रहा है ना? आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सर? पहला ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू निकालना, दूसरा ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू निकालने के बाद उनका मॉड ले लेना, तीसरा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालना, और चौथा इनका मॉड ले लेना। और एक और काम कर लेना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी ले आना। क्यों भाई? बी वेक्टर माइनस ए मतलब बी को पहले रख दो, ए को बाद में रख लो, हो जाएगा। यस और नो प्लीज बता दीजिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा सर? ठीक है। अब वो देखिए सिलेबस तो कभी नहीं बदलता, सिलेबस नहीं चेंज होता है, उसके लिए आप निश्चित रहिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, सिलेबस ना बदलेगा। ठीक, आपका जो ओल्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करते चलिए, चैप्टर्स खत्म करते चलिए ना। चैप्टर तो इतना ज़्यादा बड़ा है कि समय कम पड़ जाएगा। ठीक है भाई। ऐसे एएससी करके दिख रहा होगा ना आप लोग को, एक नया टी शर्ट में लिया हूँ आज, अच्छा लगा मुझे, मतलब मेरा इंस्टीट्यूशन याद आ गया जहाँ से मैं बना हूँ। ये लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया धरती में कुछ अच्छे लोग होते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम था, बहुत रिनॉर्ड इंस्टीट्यूट, शायद आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे, अमरेश शर्मा क्लासेस। अमरेश शर्मा क्लासेस, ठीक है। सर खुद आईआईटी कानपुर से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं उस समय, 3 बार तो ऑल इंडिया रैंक 1 दिए हैं आईआईटी एडवांस में। 1000 से ज़्यादा आईआईटीएन, 6000 से ज़्यादा एनआईटी सिलेक्शन, 2500 से ज़्यादा नीट एम्स सिलेक्टेड, मतलब लेगेसी रही है उनकी। और मुझे बड़ा प्राउड लगता है कि मैं उनसे जुड़ा हूँ, या उनसे मेरे जीवन में उनका स्थान है। और एक गरीब छात्र को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के इस लायक बनाने वाले भी वही रहे हैं। आज जो हैं जहाँ हैं अपने टीचर के बदौलत है, मैं तो ये मानता हूँ भाई। मैं जो हूँ, मेरे गुरु द्रोण वही हैं, मेरे भगवान वही हैं, ठीक है। और टीचर के लिए एक अपने अंदर रिस्पेक्ट रखना चाहिए। पर देखो हमारे यहाँ टीचर खूब गाली खाते हैं, मैं तो खूब गाली खाता हूँ भाई। आंदोलन में जा रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ इन लोगों के लिए, नौकरी छोड़ रहा हूँ, फिर भी गाली खा रहा हूँ। पता नहीं क्या भाव से चलता है यहाँ सिस्टम। और गाली कंटेंट के लिए कभी नहीं। यहाँ के बच्चों का ऐसा है ना
कि तुम उनके लिए काम करके लाके दो, आंदोलन तुम करो, सड़कों पे तुम जाओ, मार तुम खाओ, ये कभी नहीं आएंगे। कभी भी मैं डीपीआई यूपीआई जाता हूँ अब तो पूछता ही नहीं हूँ। एक बार वीडियो बनाया था, 30-30 हजार लोग देखे थे, 3 वीडियो बनाया था, चलो डीपीआई जाएंगे ऐसा ऐसा, 30-30 हजार व्यू क्या होता है। वहां गया, गिनती के 7 लोग आए थे, 4 मैं लेके गया था, जबकि ये हाल है हमारे यहाँ। ठीक है, क्योंकि आपके मन में क्या होता होगा, ये तो पैसा लिया है तो हमारा तो नौकर हुआ, इस भाव से आजाद हो जाओ भाई। जितना एक बार सिलेक्शन लोगे ना, कई गुना सैलरी तो आपके पहले महीने ही खटाक से आ जाएगी। ठीक है, कौन सी बुक के क्वेश्चन, कुछ नहीं, क्लास में जितना वीडियो लेक्चर होगा उतना संभाल लेना, क्योंकि क्लास के बीच में ही मैं आपको दुनिया भर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, क्या एमपी, क्या यूपी, क्या राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सब का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा के दूंगा मैं। इतनी ट्रेनिंग होगी, इतनी ट्रेनिंग होगी भैया, पेपर वाला बाहर से क्वेश्चन ना पूछे। और ये मैं अपने तरफ से मैं क्लियर कर रहा हूं। तो भैया किसी को सिलेक्शन लेना है ना, तो मैं इतना ही बोलूंगा, बस बैच से जुड़ जाओ, क्योंकि रियल कंपटीशन यही रहेगा। ठीक, चलिए, तो आपने 2 वेक्टर को जोड़ना सीख लिया, उनके मॉड निकालने सीख लिए। अब दोस्तों हम आते हैं यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, एक दो मैं सिखाऊंगा, एक दो मैं आप लोग को दूंगा, है ना, तभी तो सिस्टम चलेगा हमारा। इकाई सदिश, अभी आप लोगों ने देखा था कि इकाई सदिश केवल क्या बताता है सर, इसका जो मॉड्यूलस होता है, मतलब परिमाण, वो 1 होता है, और इकाई सदिश एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमेशा एन वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एन वेक्टर होता है। ए वेक्टर के फॉर्म में लेना है तो लो ऐसा, इसको आप ए कैप से शो कर दो, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। जैसे अब हम आपको उदाहरण देके समझाते हैं। एग्जाम्पल है सर हमारे पास कि ए वेक्टर कुछ एक हमारे पास है, जिसका वैल्यू है 2i प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ 1k, ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है सर इसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर का मतलब है कैप लगा दो, इसके ऊपर टोपी पहना दो। ठीक है, तो भैया ए कैप कैसे आएगा, तो ए कैप का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर। मतलब पहले तो हम लोग को मॉड चाहिए ना, तो मॉड निकाल लूं मैं यहां से। मॉड कैसे निकलेगा, मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, सर एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लो, वाई की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लो, जेड की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लो, तो टोटल कितना हो गया, रूट में 4 9 13 और 13 और 1 14। ठीक, अब ए कैप की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर, ए वेक्टर की जगह पे आप पूरा वैल्यू ला के रख दो, दिस इज 2i प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ 1k डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है सर, रूट 14। तो कोई अच्छा बच्चा रहेगा उस सबको अलग अलग कर देगा, 2/√14 अलग कर दो, आई कैप, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3/√14 अलग हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, जे कैप, प्लस क्या हो गया, 1/√14 की कैप। तो आपसे बोलेगा यूनिट वेक्टर में, कई बार ऐसा सवाल घुमा देगा, यूनिट वेक्टर जो आएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, या वाई एक्स पे की वैल्यू कितनी है, तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा 3/√14। सब जेईई में पूछ देता है इस टाइप का क्वेश्चन, बोल जाएगा जेड एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, झमक लाल जी बोल रहे हैं सर आप जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स बनाते हैं तो उससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है भाई, भरोसा रखिए, नहीं है। ठीक है, ये कोई टीचर ऐसा नहीं बोल सकता, पर मैं बोलूंगा कि ये क्लास में ही बहुत सारी चीजें होंगी। अगर आप एमसीक्यू लेक्चर भी क्लास में जो होंगे ना, थ्योरी तो होता ही है, एमसीक्यू साथ में चलता है, न्यूमेरिकल चलता है, एमसीक्यू भी जो मैं कराऊंगा उसको अगर आप संभाल लोगे ना, तो नहीं है। क्योंकि जितना आपके क्लास में होगा ना, आप कभी फीस में मत जाना। फीस तो हम इसलिए कम रखते हैं क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे किसी ने फ्री में पढ़ाया है, कामयाब बनाया। ठीक है, तो वो अपना भाव रहता है कि आप भी यहाँ से पढ़ के सिलेक्शन ले लो, आप गांव सुदूर अंचल में जाके उन बच्चों के लिए बेहतर करो, वही गुरु दक्षिणा है। फीस तो इसलिए इतना नॉमिनल, पूरे हिंदुस्तान में आप जाके देखो ना, पीजीटी का जो हमने फीस रखा है और जो कंटेंट हम दे रहे हैं ना, मिलेगा नहीं कहीं। इसलिए तो अलग अलग स्टेट के बच्चे जुड़ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वैल्यू। तो इसलिए फीस कम, मतलब थोड़ा बहुत लेना पड़ रहा है, कारण यही हो जाता है ना, क्योंकि एक
मतलब 18-20 लोगों की टीम है, टेस्ट पीपीटीज बनाना, आपका कॉलिंग अटेंड करना, एप्लीकेशन मेंटेन करना, तो उनका घर चलाना होता है। ठीक है, चलिए। तो अपने बाकी दोस्तों को भी बता देना जो लोग नहीं जुड़े हैं, क्योंकि बाद में धीरे धीरे फीस बढ़ेगा ना, क्योंकि अभी लॉस में जा रहा है सिस्टम। चलो दूसरा, अरे कोई बात नहीं, अभी पढ़ो अच्छे से। अगर मैं आपके सामने एक ऐसा वेक्टर दे दिया सर, अब आप इसको बनाओगे आप, 3i माइनस ऑफ 2j है प्लस ऑफ 2k, ऐसा दिया हूं सर मैं आपको। अब मेरे भाई आपको बताना है इसका यूनिट वेक्टर ए कैप की वैल्यू कितनी आएगी। बन जाएगा सब लोग से, कोई लोड नहीं है सर। हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको पहले मॉड निकालना पड़ेगा, मॉड निकालना, मॉड्यूलस निकालना, बड़े आराम से हम लोग सीख गए, कुछ नहीं करना है। 3 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर 9 प्लस 4 प्लस 4, 9 4 13, 4 कितना हो गया, √17। अब हमको निकालना था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है सर, तो जो भी वेक्टर है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई, कैसे आएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू 3i माइनस ऑफ 2j प्लस ऑफ 2k, और मॉड ए वेक्टर कितना है, √14। ठीक, वैल्यूज ला ला के सेट करके खत्म कीजिए वैल्यूज को। दिस विल बी 3/√14 हो गया, आई कैप माइनस 2/√14। कोई चाहेगा बच्चा तो इसको सॉल्व भी कर सकता है, ऊपर में √2/7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, तो मैं वो उतना नहीं कराता, आप लोग समझदार हैं। ये हो गया 2/√14 की कैप। आपसे अगर यही पूछ दे कि इसके यूनिट वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू बताओ, एक्स एक्स की वैल्यू बताओ, सर 3/√14, ऐसा तोड़ तोड़ के कई बार सवाल भी पूछ देगा। ठीक है जी, जिया जी बोल रही है सर फर्स्ट टाइम में बिल्कुल माइंड में सेट हो जाता है, बढ़िया है, अच्छे से पढ़िए भाई। ठीक है, अच्छा अगर लग रहा है कंटेंट तो खूब मेहनत करिएगा, और अपने थोड़ा से जो बाकी सब्जेक्ट के भी हैं स्टूडेंट उनको भी बताइए। अब हम आपको एक ठोक होमवर्क दे रहे हैं, आप बनाएंगे। हम आपके सामने दे रहे हैं कि भैया मेरे पास एक कोई आर वेक्टर है, कुछ भी दे देगा, A B C X R Y, जो नाम दे रहे हैं उसको देने दो। ये दिया है सर मेरे पास -2i -j प्लस ऑफ 7k, ऐसा दिया है दोस्तों। आपसे बोल रहे हैं इसका यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालो, आप लोग बना लोगे, बहुत आसान है, वेक्टर तो अवेलेबल है, बस हमको मॉडल आना है और फिर उसे डिवाइड कर देना है, तो अपना यूनिट वेक्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज के क्लास में हमने यहाँ तक की चीज़ों को हमने कवर किया है। एक छोटा सा जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, तो ध्यान दीजिएगा। हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है आज वेक्टर एंड स्केलर का, और इस वेक्टर एंड स्केलर में, ठीक है, हमने पहले तो समझा कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो दो नहीं होती हैं, वो तीन होती हैं। सदिश होती है, अदिश होती है, और एक प्रदिश राशि। हमने एक नया राशि भी आपको पढ़ाया। सदिश अदिश में क्या अंतर है, तो सर अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी वो है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है। ठीक, हर बार दिशा नहीं है ऐसा जरूरी है क्या, नहीं सर ऐसा भी नहीं है, विद्युत धारा के पास दिशा है फिर भी अदिश है। सदिश राशि में क्या है, तो सर इनके पास दिशा होनी चाहिए, परिमाण होना चाहिए, और साथ ही साथ में सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। तीनों क्वांटिटी बोलना है तब काम चलेगा, खाली दो बोल के रह जाते हो, दिशा परिमाण ले ना, दिशा था करंट के पास, परिमाण भी था, फिर भी अदिश हुआ, सदिश नहीं हुआ। समय के पास भी दिशा था, क्लॉक एंटी क्लॉक, समय के पास परिमाण भी था, फिर भी अदिश राशि में गिना गया। बात पकड़ भी है। और एक होती है प्रदिश राशि, स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम टेंसर क्वांटिटी का नाम देते हैं। ठीक है, जिया खान जी बोल रही हैं सर हम आपके कोर्स से इतना इम्प्रेस हुए हैं कि हमारी सिस्टर को भी आपका ऐप से कोर्स दिलवाए, कोटा से है वो, जूलॉजी से, MP टेट वर्ग 1 में, ओके, बहुत बहुत आभार है। अगर कोई एक भाई या एक बहन, अगर अपने भाई या बहन को अगर ये सजेस्ट कर रहे हैं ना कि इस टीचर से पढ़ना है, तो मैं ये मानता हूँ कि हम उस दिन जीत गए। क्योंकि कोई भी भाई या कोई भी बहन अपने जो अनुज या वो छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनको दुनिया की सबसे बेहतर चीज़ें ही जो उनके पास पता होंगी वही पहुंचाएंगे। ठीक है, तो मैं तो ये मानूंगा कि जिया खान जी आपका तहे दिल से धन्यवाद है। ठीक है, हम और मेहनत करेंगे भाई।
चलिए, अब मैंने बताया ना प्रदिश राशियों के बारे में कि सर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती हैं और इनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। कैसे पहचाना है? तो जिस राशि में आघूर्ण शब्द जुड़ जाए वो क्या है? प्रदिश राशि। बलागुण, जड़त्व आघूर्ण सब प्रदिश राशि में आ जाएंगे। ठीक। फिर हमने वेक्टर का टाइप पढ़ दिया, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। इतने सारे टाइप के हमने वेक्टर आज डेफिनेशनली कंप्लीट किए। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल सेक्शन की ओर उतरे कि भैया दो वेक्टर हैं, उनका आपको मॉड्यूलस मतलब परिमाण कैसे निकालना है, फिर उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, जोड़ना घटाना कैसे होगा, और यूनिट वेक्टर को भी हमने निकालना सीखा कि कोई भी सदिश हो उसकी इकाई सदिश किस तरीके से हम निकालेंगे। तो यहाँ तक की बातें आप सब लोग को बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे हम बढ़ाएंगे। ये जो चैप्टर होता है ये अब बेसिक फिजिक्स जो रॉ फिजिक्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यूनिट एंड डायमेंशन सॉरी वन डायमेंशन मोशन होगा, टू डायमेंशन मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, बिना वेक्टर के नॉलेज की चीज़ें बनेंगी ही नहीं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए विदा लेता हूं, धन्यवाद। लास्ट वाले में रूट 14 कहाँ से आया? एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो गया है क्या हमारा? ओहो हो, यहाँ पे ये 14 लिख रहा था ना करके, यहाँ लाया 17 हो पर गलती से अपन 14 लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। लिखिए, हम यहाँ पर रूट 17 ही है, ये रूट 17 से डिवाइड कीजिएगा सबको। और इसको बनाइएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है सभी लोग आराम से बना लेंगे। तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, अगले क्लास में हम चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं। धन्यवाद आज के लिए, जय हिंद।